स्टूडेंट्स, आज हमारे अध्ययन का विषय है भारतीय इतिहास का विचित्र पढ़ा लिखा मूर्ख शासक मोहम्मद बिन तुगलक। आज हम उसकी योजनाओं और उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की गणना दिल्ली सल्तनत के इम्पोर्टेंट सुल्तानों में की जाती है। उसका वास्तविक नाम जूना खां था। वह सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक का बड़ा बेटा था। इस नाते जूना खां को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी गई। विद्या का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र था जिसमें उसने श्रेष्ठता प्राप्त न की हो। खुसरो शाह के शासनकाल में उन्नति करते हुए वह अमीर आखुर के पद तक जा पहुंचा। 1320 में गियासुद्दीन तुगलक जैसे ही सुल्तान बना तो जूना खां के पद एवं प्रतिष्ठा में विस्तार हुआ। सुल्तान ने जूना खां को अपना युवराज नियुक्त किया तथा उसे उलुग खां की उपाधि से सम्मानित किया। जूना खां ने बंगाल, वारंगल एवं तिरहुत को विजय करके अपनी सैनिक योग्यता का प्रमाण दिया। वह आरंभ से ही बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था तथा उसकी नज़र दिल्ली के सिंहासन पर थी। 1325 में उसने अपने पिता का धोखे से वध करवा दिया तथा स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठ गया। उसने राज्य के महत्वपूर्ण सरदारों तथा साधारण जनता का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य का अपार धन लुटाया। उसने 1351 ईस्वी तक शासन किया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में यदि कोई सुल्तान सर्वाधिक विचित्र था तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था। नई योजनाएं बनाने, उन्हें ठीक ढंग से लागू न करने तथा उन्हें अधूरा छोड़ने के लिए वह इतिहास में प्रसिद्ध था। वह यद्यपि बहुत पढ़ा लिखा था किंतु अनुभव की कमी के कारण उसकी सभी योजनाएं असफल हो जाती थी। मोहम्मद बिन तुगलक में बहुत से गुण विद्यमान थे। वह एक विद्वान, उदार, न्यायप्रिय, सहिष्णु, एक वीर योद्धा, उच्च चरित्र का स्वामी था। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने गुणवान सुल्तान को भला विफलता का मुंह क्यों देखना पड़ा। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को सर्वाधिक पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार I.S. कुरैशी का कहना पूर्णतः उचित लगता है कि उसका वास्तविक स्थान प्रोफेसर की कुर्सी था, न कि दिल्ली का सिंहासन। अब हम अध्ययन करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की वो योजनाएं या नीतियां जिनके कारण इतिहास के अधिकतर विद्वान उन्हें पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान बताते हैं। आइए हम विस्तार में अध्ययन करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के विषय में। नंबर 1, राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 1327 से 1329 के बीच दिल्ली की जगह पर देवगिरी को राजधानी बनाया गया। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया गया। यह कार्य उन्होंने 1327 ईस्वी में किया। इस कार्य में दिल्ली से ज़्यादातर लोगों को दौलताबाद भेजा गया। कुछ इतिहासकार जिनमें फरिश्ता, इसामी और इब्न बतूता शामिल हैं, वो लिखते हैं कि सुल्तान ने दिल्ली में किसी कुत्ते या बिल्ली को भी नहीं छोड़ा। इससे दिल्ली के नागरिक काफ़ी दुखी हो गए और ज़्यादातर नागरिक दौलताबाद में नहीं बस पाए। दौलताबाद में उनका मन भी नहीं लगा क्योंकि दिल्ली में वो काफ़ी समय से रहते आ रहे थे और उन्हें दिल्ली से भावात्मक लगाव था। दूसरे, दौलताबाद राजधानी बसने से मंगोलों ने दिल्ली की ओर आक्रमण शुरू कर दिए, तो इससे भी उसकी यह योजना पूरी तरह असफल रही। इसके बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार लैनपूर ने लिखा है, दौलताबाद मोहम्मद तुगलक की शक्ति के दुरुपयोग का स्मारक था। डॉक्टर A.B. पांडे ने लिखा है कि सुल्तान के इस कार्य से उसे बहुत बदनामी मिली। कुछ लोगों ने उसे केवल क्रूर, अदूरदर्शी तथा प्रजा पीड़क कहकर ही संतोष नहीं किया, वरन उसे पागल ठहराने की भी कोशिश की। नंबर 2, दोआब में कर वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोआब के क्षेत्र में कृषि के कर बढ़ा दिए गए, क्योंकि इससे पहले भी अनेकों सुल्तानों ने कृषि के ऊपर काफ़ी टैक्स लिए थे, तो यह योजना कोई अव्यावहारिक योजना नहीं थी। दोआब का क्षेत्र पूरी तरह से कृषि प्रधान क्षेत्र था। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि दोआब में कर वृद्धि इसलिए की गई क्योंकि वहाँ पर अधिकतर जनसंख्या हिंदू थी और सुल्तान नहीं चाहता था कि हिंदुओं के पास ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो। लेकिन यहाँ भी मोहम्मद बिन तुगलक की किस्मत के द्वारा उसका साथ नहीं दिया गया और जब उसने दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि की, उसी समय दोआब में 2-3 वर्ष के लिए अकाल पड़ गया।
तो इस अकाल के दौरान उसके सैनिकों के द्वारा दोआब के क्षेत्र में जबरन लोगों से कर वसूल किया गया। तो इससे अनेकों लोग दोआब के क्षेत्र को छोड़कर भाग गए। जब सुल्तान को इसके बारे में पता चला तो सुल्तान ने लोगों की मदद की और उन्हें पैसा उपलब्ध कराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अतः यह कहा जा सकता है कि सुल्तान की यह योजना भी पूरी तरह असफल रही। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर आगा मेहंदी हुसैन का कहना है कि राजकोष को भरने की अपेक्षा इसने चारों ओर विरोध तथा अराजकता को फैलाया। निसंदेह इसने साम्राज्य के महान विद्रोहों का आरंभ किया। सुल्तान की तीसरी योजना, सांकेतिक मुद्रा प्रणाली। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 1330 से 1332 के बीच सांकेतिक मुद्रा प्रणाली चलाई गई। यह कोई नया प्रयोग नहीं था। इससे पहले चीन और खुरासान के शासक भी यह प्रयोग कर चुके थे, तो सुल्तान ने उन्हीं के आधार पर यह प्रयोग किया, लेकिन यह प्रयोग भी सुल्तान का पूरी तरह सफल रहा। सुल्तान ने इस प्रयोग में चांदी के टका के स्थान पर तांबे की जीतल को व्यापार एवं उद्योग में काम करने के लिए लागू कर दिया। लेकिन जो उस समय के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा चतुर थे। उन्होंने अपने घरों में टकसाल लगा ली और अपने घर के बर्तनों के भी तांबे के सिक्के उन्होंने बना डाले। तो ये कहा जाता है जब सुल्तान ने आदेश दिया कि आप तांबे के सिक्कों के बदले में चांदी के टके ले जा सकते हो, तो लोगों ने एक ही रात में सारे के सारे दिल्ली को, जो तुगलकाबाद था, तांबे के सिक्कों के ढेर से ढक दिया, यानी कि तांबे के सिक्कों का पहाड़ इकट्ठा हो गया। तो इससे पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना, जिससे वह राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहता था, यह भी पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई। इस बारे में डॉक्टर जे.एल. मेहता कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा का कदम अपने समय के हिसाब से बहुत आगे था और इन परिस्थितियों में उसे असफल होना ही था, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह इतनी बुरी तरह से असफल रहा। कृषि सुधार की योजना। मोहम्मद बिन तुगलक ने बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए भी एक योजना चलाई। इसके लिए उसने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की स्थापना की, जिसे उस समय दीवान अमीर को ही नाम दिया गया। इस योजना में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा फसलों के परीक्षण पर 2 वर्ष में 70 लाख से ज़्यादा रुपये व्यय किए गए। उसके द्वारा एक ज़मीन निश्चित की गई, वहाँ उसने वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिन प्रयोगों में फसलें बदल कर फसलों बोने का प्रयोग भी शामिल था। लेकिन यहाँ भी लोगों ने पैसा ले लिया और उनकी इस योजना को भी पूरी तरह से लोगों ने असफल करा दिया। उनके कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, इसलिए सुल्तान की कृषि की सुधार की योजना भी पूरी तरह असफल रही। खुरासान की विजय योजना। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक और योजना को अंजाम दिया गया। उसने सपना देखा कि वह विश्व विजेता बन सकता है। इसके लिए उसने खुरासान को अपना निशाना बनाने की कोशिश की। इसका कारण यह था कि 1332 में खुरासान के बादशाह तथा वजीर के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया और राज्य में अराजकता फैल गई। यह स्वर्ण अवसर देखकर उसने पड़ोसी मंगोल नेता एवं मिस्र के नेता से एक गठजोड़ किया। इस प्रकार तिकोना गठबंधन अस्तित्व में आ गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान पर आक्रमण करने के उद्देश्य से 3,70,000 सैनिकों की एक विशेष सेना बनाई। इस सेना को निरंतर 1 वर्ष तक वेतन भी दिया गया। इसके प्रशिक्षण तथा शस्त्रों पर काफ़ी व्यय हुआ, परंतु 1 वर्ष के पश्चात सुल्तान ने खुरासान की विजय का विचार छोड़ दिया तथा सेना को तोड़ दिया। ऐसा राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के कारण किया गया। मिस्र के शासक ने खुरासान के शासक के साथ मैत्रीपूर्ण संधि कर ली। मंगोल नेता को अपदस्थ कर दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक की इस योजना को भी इतिहासकारों ने कड़ी आलोचना की। प्रथम, इस अभियान की सफलता की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि इतनी बड़ी सेना को इस दूर के प्रदेश में ले जाना असंभव था। भारत से खुरासान का मार्ग पहाड़ी था तथा इसका जलवायु भारत की जलवायु के प्रतिकूल थी। दूसरा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि अगर मोहम्मद बिन तुगलक खुरासान के किसी भाग पर विजय प्राप्त कर भी लेता तो भारत से दूर स्थित इस क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता था। तीसरा, लोग पहले ही सुल्तान की नई नई योजनाओं के कारण अनेक कष्ट झेल रहे थे।
अतः वह सुल्तान की किसी भी योजना में सहयोग देने को तैयार नहीं थे। चौथा, 1 वर्ष तक सेना पर व्यय किए जाने से राज्य की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात लगा। 5वां, सेना को तोड़ दिए जाने के कारण सैनिक बेरोजगार हो गए। उन्होंने लूटपाट आरंभ कर दी। परिणाम स्वरूप साम्राज्य में चारों ओर अशांति और अराजकता फैल गई। डॉक्टर मेहदी हुसैन के अनुसार इसे बनाए रखना असंभव था, परंतु इसे अचानक तथा पूरी तरह भंग करना विनाशकारी प्रमाणित हुआ। कराचिल विजय अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक की अन्य योजनाओं की भांति कराचिल विजय अभियान की योजना भी पूरी तरह विफल रही। यह योजना उसके द्वारा 1333 ईस्वी में चलाई गई। इसमें उसने लगभग 1 लाख की सेना को कराचिल विजय अभियान के लिए भेजा, लेकिन यह सेना आरंभिक सफलताओं के बाद पूरी तरह से असफल रही और वहां से केवल उसके 2 या 3 सैनिक ही वापस आ पाए। इन वापस आए हुए सैनिकों को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस पर प्रसिद्ध इतिहासकार लैनपूल ने कहा है, उनकी सभी योजनाएं असफल रही, वह अपने पीछे निर्धन लोगों को छोड़ गया। इतिहासकार डॉक्टर आगा मेहदी हुसैन ने भी यह पूरी तरह ठीक कहा है। एक रुग्ण शरीर पर ऑपरेशन तभी सफल हो सकता है जब यह उचित समय पर तथा योग्यता के साथ किया जाए। अगर यह समय से पूर्व अथवा अकुशल ढंग से अथवा विलंब से किया जाए तो गंभीर समस्याएं उत्पन्न होना अनिवार्य है। मोहम्मद बिन तुगलक का मामला भी इसी प्रकार का है। एक अयोग्य डॉक्टर की भांति उसने गंभीर ऑपरेशन इस उद्देश्य से किए ताकि उसके साम्राज्य का गंदा खून बह जाए, किंतु प्रत्येक ऑपरेशन की शिकायतें आई। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं, यह सत्य है कि वह विफल रहा, परंतु उसकी विफलता मुख्य रूप से उनके चरित्र में 2 विरोधी तत्वों का मिश्रण थी। इसी कारण विख्यात इतिहासकार SR शर्मा ने कहा है, मोहम्मद बिन तुगलक उस समय भी एक पहेली था और आज भी एक पहेली है। निष्कर्ष, उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है, यद्यपि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, परंतु फिर भी उसके चरित्र में 2 विपरीत तत्वों का मिश्रण अवश्य था। यदि एक ओर वह महान, विद्वान, दानी, सहनशील, बहादुर, योद्धा, सच्चा मुसलमान तथा न्यायप्रिय सुल्तान था, तो दूसरी ओर वह बड़ा बेवकूफ़, अत्याचारी, अभिमानी, जिद्दी तथा बहुत ही क्रोधी स्वभाव वाला भी था। इसी कारण भले ही उसने अपने शासनकाल के आरंभ में एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था, परंतु उसकी मृत्यु होते इस साम्राज्य का बहुत बड़ा भाग स्वतंत्र हो गया। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर मेहदी हुसैन के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय में एक पहेली रहा और आज तक उसी प्रकार की है। इतिहासकार के निर्णय अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक न तो काल्पनिक था, न ही अव्यवहारिक था, न ही पागल था, न ही उसकी योजनाएं मानवीय बुद्धि से बाहर थी। वास्तव में वह अपने युग से बहुत आगे था।